So, good morning, students. Today we will start the text part of the chapter number 8, Silk Road, from our book Hornbill. The chapter's writer name is Nick Middleton. So, let's see on page number 74. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. जिस सुबह हम वहां से विदा हुए, बादलों के आगे की तरफ बढ़ते हुए किनारे नीले आसमान में स्वच्छंद अर्धचंद्रमा चमक रहा था. Extended bank of the cloud, like long French loaves, glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. जो फ्रांसीसी लंबी डबल रोटी के टुकड़ों जैसे गुलाबी रंगे हुए दिखाई दे रहे थे. जब सूरज प्रकट होने लगा तो सुदूर पर्वत शिखरों के गुलाबी रंग से सरोवर कर रहा था. Now that we are leaving Ravu, Lahamo said she wanted to give me a farewell present. जब हम राऊ गांव को छोड़कर जा रहे थे तब लामो, महिला जिसकी सराय में मैं लेखक ठहरा था, उसने कहा कि वह मुझे एक भेंट देना चाहती, मुझे एक गिफ्ट देना चाहती थी. One evening I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she had said that I ought to get some warmer clothes. अब एक दिन मैंने डैनियल के माध्यम से उसे कहा था कि मैं कोरा नाम की धार्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहा हूं. तब उसने कहा कि मुझे कुछ गर्म कपड़े लेने पड़ेंगे. After ducking back into her tent, ducking back means वापस घुसकर, तब तंबू में या टेंट में वापस घुसकर उसने एक लंबी आसीन का भेड़ की खाल से बना कोट ले आई. That all the men wore, जिसे सब लोग वहां पहना करते थे. Zetan sized me up as we clambered into his car. Ah yes, he declared, ड्रॉकबा सर. और उसने घोषणा की, जेतन ने मुझे ठीक से देखा, उसकी कार में हम कठिनाई से चढ़े. आहा, उसने घोषणा की कि एक पशुपालक खानाबदोश ड्रॉकबा श्रीमान. We took a shortcut to the gate of the शांगतांग, और हमने शांगतांग को छोड़ने के लिए छोटा रास्ता लिया. Zetan knew a route that would take us southwest. जेतन एक ऐसे रास्ते को जानता था जो दक्षिण पश्चिम की तरफ सीधा कैलाश पर्वत पर ले जाता था. Almost directly towards Mount Kailash, लगभग सीधे कैलाश पर्वत की ओर. It involved crossing severely fairly high mountain passes, he said, उसने कहा. But no problem, sir, लेकिन कोई बात नहीं है श्रीमान. He assured us, उसने हमें आश्वस्त किया. If there is no snow, अगर वहां कोई बर्फ नहीं हुई तो. What was the likelihood that I asked, not knowing sir until we get there. तो उसने हमें विश्वास दिलाया कि अगर बर्फ ना हुई तो मैंने पूछा क्या बर्फ की संभावना है. पता नहीं श्रीमान, जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाए. From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. और राव को सौम्य घुमावदार पहाड़ियों में से हम एक मैदानी इलाके में पहुंचे जिसमें से कुछ हिरणों के झुंड के अलावा वहां कुछ भी नहीं था. Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. ये हिरण हमें देखकर घास चरते हुए नाराजगी प्रकट कर रहे थे और कहीं सूखे चारागाह से कहीं दूर जा रहे थे. तभी हमारी निगाह में एक जंगली गधों का झुंड नजर आया. Zetan told us we were approaching them long before they appeared. और जेतन ने हमें बताया कि हम उनकी तरफ ही अनजाने से बढ़ रहे थे. क्यांग, he said pointing towards a far off pall of dust. उसने कहा दूर एक धूल के गुबार की तरफ इशारा करते हुए.
When we drew nearer, जब हम और नजदीक पहुंचे, I could see the herd galloping and masses. जब हम और नजदीक पहुंचे तो मैं उस झुंड को एक साथ उछलते कूदते मुड़ते हुए देख सकता था. In a tight formation, as if they were practicing maneuvers or some predetermined course. और वे मोर्चाबंदी करते से दिखाई दे रहे थे, जैसे जैसे वे बनाए रास्ते पर दौड़कर कुशलता दिखा रहे हैं. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. धूल के गुबार उस साफ सुथरी हवा में ऊंचे उठ रहे थे. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drokabas tending their flocks. और उस पथरीले मैदान से फिर पहाड़ियां सिर उठाती हुई दिखाई देने लगी. We passed solitary drokabas tending their flocks. और हमने गुजरते हुए एकाकी खानाबदोशों को अपने जानवर चराते हुए देखा. Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. और वे मर्द और औरतें अच्छी तरह से लबादों में लिपटे हुए थे और हमारी कार को टकटकी लगाकर देख रहे थे. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. और कभी कभी तो वे हाथ हिलाकर हमारा स्वागत भी कर रहे थे और नजदीक जाने पर भेड़ें हमारी तेज रफ्तार कार से बचकर अपना रास्ता बदल दे रही थी. We passed nomads, dark tents pitched in the splendid isolation. रास्ते में हम खानाबदोशों के अलग अलग तने हुए तंबुओं के पास से गुजरे. Usually with a huge black dog, a Tibetan Mastiff standing guard. और प्राय इनमें से विशाल तिब्बती कुत्ते रखवाली किया करते थे. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. और जैसे हम नजदीक पहुंचते थे तो वे हमारे पर झपट पड़ते थे और बंदूक की गोली की तरह सीधे और तेज रफ्तार से हमारी ओर वे लपक जाते थे. These shaggy monsters, वे भयानक राक्षस, blacker than the darkest night, जो काली रात से भी ज्यादा काले थे, usually wore bright red collars and barked furious with massive jaws. और वे कभी कभी जानवर तो जब हम देखते थे उनका बड़ा सा सिर उठाकर हम पर अपनी निगाह जमा लिया करते थे. They were completely fearless of our vehicles. वे हमारी कार के डर से उन्हें कोई बिल्कुल डर नहीं लगता था. They were completely fearless of our vehicles. वे हमारी गाड़ियों से बिल्कुल नहीं डरते थे. Shooting straight into our path. और वे सीधे हमारे रास्ते में हमारी ओर झपट कर आ रहे थे. Causing Tristan to brake and sever. कभी कभी तो झपटते और जेतन को ब्रेक लगाकर गाड़ी मोड़नी पड़ जाती थी. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. फिर ये कुत्ते 100 मीटर तक कार का पीछा करते थे और इलाके से बाहर निकल जाने पर वापस चले जाते थे. Yes. It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial court as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. यह समझना कठिन नहीं था कि चीन के बादशाही दरबारों में तिब्बती कुत्तों को शिकार पर ले जाने का क्या कारण था. इन्हें तिब्बत से भेंट के रूप में प्राचीन समय में रेशम मार्गों से लाया जाता था. So this was the first part of the explanation of chapter number 8. The remaining part of the chapter we will continue in the next video. If you have any doubt or any confusion in this part, then you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.